हवा बिल्कुल नहीं चल रही। तभी तुमने फैन लगाया है हाँ। चालू में। स्वाद तो यही वाली ब्रेड बटर लगते हैं। उस पर नजर रखना। टोनी पे। हाँ, हाँ कि भी मतलब उसका सूजन बढ़ रही है या उसकी जो दर्द है। एक्टिविटी है उस पर ध्यान रखना। मैं तो सोचू कल ले ही जाऊंगी, लगवा लेते हैं ले तो। ही जा। इतना प्लास्टिक कैसे पड़ा है? वो प्लास्टिक की बोतल पड़ी है बीच में। ये तो शायद वो है ना, कल हम कल कल हमसे हाथ से गिर गई छूट गई। हाँ और किसी को बुला के ना ये सारा इधर से ये कचरा उठाओ। हाँ। ये पत्ते भी बहुत इकट्ठे हो गए ना भाई। पहले तो ये सफाई करते थे, अब नहीं करते पत्ते। पहले तो जैसे ये भी मैं ही करूंगी, ये लोग तो नहीं करते ये लोग। प्लास्टिक मेरे को मेन इरिटेट हाँ करता नहीं, है। कल हमसे ही गिर गए ना कल इन लोग के चक्कर में। और इधर भी दो तीन प्लास्टिक जो है ना हमारा कचरा है, वो पंजाब एंड सिंध बैंक से हम दही लाते हैं। बैंक हाँ कह रहा हूँ, वो ये। पंजाब एंड सिंध। उसका वो पड़ा है, एक हाँ प्लास्टिक ले पड़ा हाँ। है। एक वो मेरी फ्लॉस वहाँ पड़ी है। मतलब कूड़ा तुम कैसे वहाँ पे पहुँच गया चला प्लास्टिक गया ये। होगा, वो मैं उठा दूंगी फिर। तो बाकी कूड़ा तो चलो मेल्ट हो जाएगा, प्लास्टिक तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये बाहर थी ना, टोनी इसके बिना नहीं जाता बाहर। इसको देखेगा कहाँ है। कल जब वो दोनों लड़ रहे थे तो इनमें से कोई आया नहीं, भौंक रहे बस दूर से। ये दोनों ना। हम्म। हम्म। नहीं, उसने इतनी लिहाज करी हम्म। कि मैंने उसको उसकी खाल पकड़ पकड़ के खींचा, अलग किया। बड़ा मतलब हैवी हो जाते हैं दोनों ना, संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको मैं उठा रहा हूँ हाँ तो टोनी साथ में उठ रहा है। पिछली बार भी ऐसे हो रहा था, हम यूकी को खींच रहे हैं, ये टोनी उसके साथ में खींच रहा है। वो हैवी तो इतना बड़ा हो गया ना वो। तो ऐसी चाय पीते थे ऐसे, छोटा सा यहाँ पे घुंघरू सा गले में बंधा हुआ यहाँ पे यहाँ टन पर। टन वो छोटा सा अब इतना बड़ा हो गया कि उसके टोनी चेहरे को पे उठा सके। मेच्योरिटी देखी है तुमने, कैसे देखता है। ये लोग अब कहते हैं खारी मत खाया करो, मैदा है। मैंने कहा यार, ये सोचते हैं हम अनाड़ी हैं। दो खारी अगर कभी खा ली, वो भी अब कितने 4 महीने बाद, तो मैं चाय पी रहा हूँ। मेरा सिंपल सा फंडा है कि अगर मैंने कुछ खा भी लिया ज़्यादा या कोई भी ऐसी चीज़, उससे ज़्यादा कैलोरी मैं बर्न कर देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है, पर वो कि चाय के आप, अब हमारी चाय में गुड़ का पाउडर डलता है, चीनी नहीं डलती, और उसको भी अपने बहुत कम बहुत कर कम दिया। क्वांटिटी में डाल। नमक चीनी तो मैंने बिल्कुल ही कम कर दिया। ऐसा नहीं होता, कुछ तो क्वांटिटी में चीजें आपके ऐसी जाती ही हैं जो आपको नुकसान जाएंगी। पहुंचाने वाली होती मेन बात है कि आपको पता होना चाहिए क्या गया है, अब उसका क्या हल है। अच्छी चीजों की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो उतना ही कम नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा थोड़ी कि मैं कभी कुछ हैवी नहीं खाता। कई बार कुछ हैवी खा लेता हूँ तो मुझे मालूम है फिर उस दिन जिम में ज़्यादा मैं कार्डियो करता हूँ। कि भी कैलोरी ली है, आप कैलोरी बर्न करोगे उतना। अच्छा खाने का तो ये देख ले, अभी इस महीने में कितने 15 दिन बाद, मैं 2 हफ्ते बाद मैं 45 साल का पूरा का हो जाऊंगा। 45 साल का हो जाऊंगा। और इस एज में जाके अभी हमने नंबर जब चश्मा बनवाने दिया तो वो कह रही आपका नंबर तो कम हुआ है। हम्म। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे ना कुछ हल्का सा ना ऐसे धुंधला सा दिखता है, मतलब कभी कभी की, मतलब मुझे लगा नजर बढ़ गया, चश्मा काम नहीं कर रहा है या स्क्रैच की वजह से। उसने उसने जब चेक किया तो उसने बोला कि आपका नंबर ना कम हुआ है। सोना का भी नंबर अभी कम हुआ था, उसका भी लास्ट चश्मा बनवाया था तो उसका भी 0.5 कम हुआ था। अच्छा खाओगे नंबर कम होता है, मतलब वो इस एज में तो नंबर बढ़ता है। हाँ। अब ऐसा कानून नहीं कि नंबर बढ़ता है, पर सब अब लोगों का बढ़ता है, इसलिए इन्होंने मान्यता बना ली कि अरे अब तो उम्र हो गई ना, नंबर तो बढ़ेगा। जैसे उसने बोला सर 40 साल की उम्र में
नॉर्मली 40 की एज के बाद नज़दीकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। मैं कहा मेरी नहीं है। 40 साल की उम्र में मतलब लोगों की नज़दीकी नज़र कमज़ोर होगी, और दूर की नज़र तो मेरी चलो थी शुरू से कहाँ। गुप्ता जी के घर में था तब मैं जलंधर गया था, तो शम्मी ने मेरी आंखें टेस्ट, अच्छा मुझे मालूम भी नहीं पड़ रहा था कि मेरी नज़र कमज़ोर है, कैसे मालूम पड़ेगा। कैसे मालूम मैं पड़ेगा? टीवी नज़दीक मतलब टीवी फ्रिज के ऊपर रखा था, तो जैसे कोई मैच देख रहा हूँ तो टीवी को खींच के अपने पास ले आता था, मुझे लगता टीवी छोटा है इसलिए मुझे ऐसे नंबर दिख नहीं नहीं दिख रहे। रहे। तो ऐसे ही मैंने एक दिन जलंधर में शम्मी को बोला, वो मेरे को लेके गया और उसने आंखें चेक करवाई, नंबर निकला, बनवा लिया चश्मा, बड़ा शर्माते वो चश्मा पहना, शुरू में अजीब लोग लगता बड़ा है। मजाक उड़ा रहे, कोई बैटरी बोल रहा है, कोई 4 आंख वाला बोल रहा है। पर जब पहना चश्मा ना, तो मैं कहा यार ये सब इतना इतना क्लियर क्लियर। दिखता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मुझे तो कैसे मालूम पड़ता, मैं और नेहा रूम में थे, थोड़ा छत पे जोर से बोलना, मुंह में दबा के क्यों बात कर रही है। मैं खुल के ही बोल रही हूँ। नहीं, तेरे सबकॉन्शियस को पता है कि इस समय कैमरा ऑन है और ये वीडियो जाएगा और लोग देख रहे हैं, क्योंकि यही बात तू अगर अभी हम अंदर बैठ के बात कर रहे हो तो बिना कैमरे के, तो तू इस बात को और थोड़ा लाउडली और थोड़ा खुल के या फ्रैंक तरीके से बात करती। कहीं ना कहीं टोन में ना वो था कि वो, ये होता है अमजद के साथ भी होता है, और मैं इसमें मास्टर हूँ पकड़ने में। और तुम तो ना बात नहीं आ रहा। क्योंकि आवाज खुल के निकालो ना, तुम ऑलरेडी, तुम्हारी ओरिजिनल आवाज भी बहुत अच्छी है, उसको चेंज मत करो। अभी मैं तेरे से अंदर बात कर रहा था, तब तो मैंने नहीं बोला, अभी बात कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ फिर क्या हुआ, नेहा को क्या बोला। ऊपर छत पे कुछ लिखा हुआ था नंबर, हम्म। तो वो नेहा ने मुझे पढ़ के बताया कि ये नंबर लिखा है। मैं कहा तुझे कैसे दिख रहा है? कह रही दिख रहा है। मैं कहा मुझे तो कभी नहीं दिखा। कह रही हाँ आपको क्यों नहीं दिख रहा? फिर जाके आंखें चेक कराई तब मालूम पड़ा कि हाँ, नहीं तो मुझे लगता था कि ऊपर कुछ लिखा ही नहीं कभी। ये चश्मा पहना तो सच में दिखा, इतना क्लियर दिखता है सारा कुछ। हम जैसे नॉर्मल बात कर रहे हैं ना वैसे बात करो, भूल जाओ कैमरा की, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों से। हर आदमी अपने पोटेंशियल से 50% डाउन की लाइफ जी रहा है, सिर्फ इसलिए कि लोग उसको देख रहे हैं। और कमाल की बात है, कोई किसी को नहीं देख रहा, सब अपने को देख रहे हैं, इसलिए लोगों को देख रहे हैं। जब वो लोगों को देखते हैं तो एक्चुअली में वो अपने आप को देख रहे होते हैं कि ये हमसे कितना अलग है, वो अपने से तुलना कर रहे होते हैं। अब जिसकी वो अपने से तुलना कर रहे होते हैं, वो ये सोच रहा होता है तो मुझे देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अपने पास ये होंडा की अमेज गाड़ी है, अब कोई मेरे सामने मर्सिडीज लेके खड़ा है, मैं उसकी गाड़ी को देख रहा हूँ कि अरे यार इसकी गाड़ी, या मान लो मर्सिडीज है या होंडा अकॉर्ड है, अच्छा इसने होंडा अकॉर्ड ले रखी है यार, मेरे पास होंडा अमेज है, इसकी गाड़ी थोड़ी लंबी है, मेरी गाड़ी थोड़ी छोटी है तो मेरी सेडान की एंट्री सेगमेंट है, इसकी थोड़ी। वो क्या सोचेगा, मेरी होंडा अकॉर्ड देख रहा है, भाई मेरे को तो लोग देखते हैं, मेरी गाड़ी को देखते हैं, उसको ये फील आ रहा है कि मैं उसको देख रहा हूँ, या मतलब उसकी कार को देख रहा हूँ। एक्चुअली में मेरे पास जो है मैं उसकी तुलना करने के चक्कर में देख रहा हूँ। तो हर आदमी को लगता है कि दुनिया उसको देख रही है। लोग अपने एसेट्स की कंपैरिजन कर रहे होते हैं, एसेट्स के या जो लाइबिलिटीज के, किसी की भी मान लो आप, तो कोई किसी को नहीं देख रहा है, सब अपने आप को देखने के चक्कर में दूसरे को देख रहे हैं। पर हर आदमी फिर अपनी जिंदगी इसलिए बर्बाद कर रहा है कि यार मुझे तो लोग देख रहे हैं, और मैं इस बात की परवाह नहीं करता, भाड़ में जाए। अभी मैं तेरे से अंदर बात कर रहा था, तो जो जवाब आ रहे थे वो जिस तरीके से आ रहे थे यहाँ पे, वही बात को उसमें थोड़ा सा सफिस्टिकेटेड पना कह लो ना, सफिस्टिकेटेड पना। वरना ये ले मेरे एक रिश्तेदार थे, वो खल लो ना। आवाज फटे ढोल जैसी, जैसी फोन आएगा हेलो, अरे जरूरत क्या है, आपकी जो असलियत है वो ठीक है। मुझे मैं अपने मैं अपने आप को बुरा नहीं मानता। अब जब मैं बुरा नहीं हूं तो मैं अच्छा बनने की एक्टिंग क्यों करूं।
मैं जो ठीक मेरा अच्छा बुरा जब मुझे लगेगा मैं बुरा हूं तो मैं उसको सुधारूंगा। दुनिया कहेगी उससे फर्क नहीं पड़ता। भाई मेरा अच्छा बुरा मैं जानूंगा ना, या दुनिया बताएगी? मुझे दुनिया के सर्टिफिकेट की जरूरत है कि भाई दुनिया कहेगी नहीं ये आदमी बहुत अच्छा है तो मैं कहूँ कि मैं अच्छा है? अबे तुम बेवकूफ हो जो तुम मैं अच्छा दिख रहा हूँ। मेरा बुरा मैं डिसाइड करूंगा कि हाँ भाई मैं बुरा हूँ। ये भोर चो जरा इधर साइड में डाल दे, चींटी खाएगी, वो चींटी लेके जा रही है एक ब्रेड का टुकड़ा। ओ देखो कितना महान आदमी है, देखो कितना महान आदमी है चींटियों ए। लो वो खा गए। उसने बड़ा वाला तो खा लिया, छोटा छोड़ देगी, चींटियों के लिए काफी है इतना। क्या हो गई? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के साथ। क्या कहेंगे लोग, दुनिया, दुनिया, लोग। मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था, ऐसी बात चली थी, मुझे लग रहा था कि वो बहुत बेवकूफ़ है पर उतना नहीं है। उसने कहा यार शर्मा जी यार आप ना, मुझे शर्मा जी बोलते हैं, सही कह रहे हो यार, हम लोग ना 25-50 लोगों के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप लोगों के सर्कल में है कितने लोग? 100, 200, 500? किसी के भी सर्कल में कितने लोग हैं ना, उसके घर की शादी फंक्शन में देख लो, क्योंकि वो खर्चा करता है तो वो सबको बुलाता है कि पैसा भी वसूलो और मैं सबको चमका भी दूं। तो जितने लोग उसके फंक्शन में आए होते हैं वो उसका बेंचमार्क होता है, जिससे ज्यादा लोग उसको नहीं जानते हैं। 2-4 लोग कम आए होंगे तो 2-4 लोग फालतू भी तो आ गए होंगे किसी के साथ। तो इतने लोगों को जानने के बाद वो कहता है मैंने दुनिया देखी है, या दुनिया क्या कहेगी? अरे ये 500 लोग या ये 100 लोग 200 लोग क्या कहेंगे? और उसमें भी मेन तो जो नजदीक के 25-50 लोग हैं तुम्हारे, जो रिश्तेदार है, जो जिनके घर आना जाना है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और बहुत मतलब ये मुझे लगता है कि ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम इतने लंबे वक्त से चल रही है कि डीएनए के अंदर घुस चुकी है। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि अगर आप लगातार करते रहो करते रहो करते रहो तो वो फिर आदत ही आपके बने। अंदर तक चली जाती है, फिर आपकी अगली पीढ़ी में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। तो ये हमारे अंदर ना बहुत सालों से चलते 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 ये हर आदमी के अंदर घुस चुकी है बात। एक आदमी बेरोजगार है, नौकरी चली गई, पैसों की तंगी, उसको मालूम है कि अगर मैं सुबह सब्जी मंडी से 1,000 रुपए की सब्जी खरीद के लाऊंगा होलसेल में, और शाम को मैं रिटेल तक इसको 2,000 रुपए का बेच दूंगा, और उसकी तनख्वाह से वो अच्छा खासा कमा लेगा ज्यादा, और अपना काम। पर वो इसलिए नहीं करेगा कि लोग लोग देखेंगे। क्या कहेंगे। कपड़े प्रेस करने के काम में कितनी मोटी कमाई है, मार्जिन ही मार्जिन है ना? नहीं करेगा आदमी कि भी लोग क्या कहेंगे। हमारे लैंडलॉर्ड फिश बेचते हैं सड़क पर, उनके पास अपनी गाड़ी है, ये 2 फ्लोर का मकान उन्होंने रेंट पे दे रखा है, अपना उनका घर है। वो फिश ऐसे नहीं बेचते कि फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, प्रॉपर उनके ड्यूटी की तरह जाते हैं। सुबह जाते हैं होलसेल मार्केट से उठा के लाते हैं, फिर उसको शाम को सेल करते हैं। अब उनको उनके अंदर ये चीज डाल दो, वो कहेंगे यार मैं क्यों सेल करूं। मैं तो खुद पब्लिक डीलिंग वाली नौकरी ढूंढ रहा हूँ। मैं किसी दिन तुम्हें दुबई में या थाईलैंड में ना कोई ऐसी नौकरी करता नजर आऊंगा जो पब्लिक डीलिंग हो, जिसमें लोगों से मिलना हो। मतलब कि भाई पैसे मत दो, पर वो पब्लिक डीलिंग वाली नौकरी हो। कितने करेक्टर आएंगे यार रोज, मतलब आपको कितने लोगों से पाला पड़ेगा। ये अच्छा है, ये कम अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है पर है नहीं, ये बहुत बुरा है। पर दुनिया के सबसे बुरे आदमी के अंदर भी अच्छाई होती है, सबसे अच्छे आदमी के अंदर भी बुराई होती है। कोई चीज 100% है ही नहीं। इमेज कॉन्शियस आदमी कब बनता है? जब वो लोगों की परवाह करता है। एक बिहेवियर होता है आई डोंट केयर,
ये मेरे अंदर, मतलब ये नहीं कहूँगा कि 100% आ गया है, पर मैक्सिमम आ गया है। मतलब बहुत बड़ी तादाद तक ये मेरे अंदर आ चुका है। एक टाइम था चांदनी चौक में, जब नया नया पैसा कमाना शुरू किया था, तो शीशे के शोरूम के अंदर नहीं घुसता था मैं, झिझक थी। हम्म, तुझे याद होगा, तुझे कहाँ से याद होगा, क्योंकि मैंने तुझे बताया नहीं। हम एक बार रात को अपनी सेकेंड हैंड हमने सेंट्रो खरीदी थी 2012 में, अलका में जब अलका में गए, ढूंढ बताया रहे था। थे, राउंड मार रहे थे राउंड तुम। मार रहा हूँ, अलका दिख गया, पर हाँ, जबकि 3 स्टार होगा या वो भी नहीं होगा। हम्म, 2012 के आसपास की बात है। उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बाहर जो वो दरबान खड़ा है यार, वो वैले पार्किंग वाला, उसको मैं सेकेंड हैंड सेंट्रो की चाबी में कैसे दूं कि ये मेरी गाड़ी पार्क कर दे। मतलब सोच, कितना कीड़ा था मेरे दिमाग में हम्म, कि मतलब इस गाड़ी के साथ इस होटल में नहीं जा सकते। आज मैं वो रबड़ की चप्पलें पहन के ताज होटल में घूम रहा होता हूँ, कुर्ता, वो 200 भात का कुर्ता और वो पजामा पहन के मैं ताज होटल में लफंडरों की तरह घूम रहा हूँ। मतलब कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वहां जो स्टाफ है वो मुझसे बेहतर है। वो इंग्लिश में मुझसे बात कर रही थी, तो मैंने थोड़ी सी तो उससे इंग्लिश में बात करी। मैंने कहा हम हिंदी में बात कर सकते हैं, कह रही हाँ। फिर हिंदी में बात करने लगी, फिर उसने वो और ज्यादा फ्रेंडली हो गई हिंदी में। हम्म, फिर वो बताने लगी मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं ये हूँ वो। मतलब इतना आपका लोड खत्म हो जाता है ना, दोनों लोड, दिमाग का लोड भी और फिजिकल लोड भी। अब लोग क्या कहेंगे, तो बैग फिर 4 चाहिए मुझे, हाँ बड़ा बैग चाहिए। अब लोग क्या कहेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे बैग में टी शर्ट ही 3 है। अब एक छोटा सा बैग मैं कंधे पे लेकर के कहीं भी चले जाता हूँ, तो फिजिकल लोड भी कम हुआ, हम्म, मेंटल लोड भी कम हुआ। नहीं तो फिर तो ये है ना कि ये कपड़े पहन के जिम जाना है तो ये कपड़े पहन के घर में नहीं रहना है, और अगर बाजार जाना है तो ये कपड़े पहनना है, किसी से मिलने जाना है तो ये कपड़े पहनना है। वहाँ लोग आते ना गोवा में, कभी टैक्सी देखा कर, ऊपर कितने सारे बैग बंधे होते, 4 दिन से ज्यादा के लिए नहीं आते, और इतने सारे बैग। ये पहनेंगे, बीच पे जाएंगे तो हम ये वाले पहनेंगे, वहां जाएंगे पन्ना रोड तो ये पहनेंगे, फिर ये पहनेंगे, सुबह ये पहनेंगे, शाम को ये पहनेंगे, कि फोटो में अलग अलग कपड़े आए। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। अच्छा, ये बात कहता हुआ हर आदमी मिलेगा, हाँ, ये बात सही भाई है। साहब दुनिया क्या कहती है, ये इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे और जो ये कह रहा है वो वो खुद खुद भी बीमार है, कर। तो खुद इस बात की परवाह कर रहा है। अभी मुझ में भी इसके अंश मैंने जो नोटिस किया, जैसे मैं बोलता हूँ ना, मेरे पे खुद पर नजर है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी 5% इसके अंश बाकी है, कुछ चीजों को लेके मुझे ऐसा लगता है नॉर्मली। पर मतलब कितना हल्कापन लगेगा ना, जैसे अभी, जैसे तू नॉर्मली बात कर रही है, अंदर बात कर रही है, यहाँ पे तू वही किस्सा जो है ना, थोड़ा तुझे भी नहीं मालूम, मतलब ये तुम्हारे अंदर इतना घुस चुका है, ऐसे थोड़ी कि तू जानबूझ के कर रही है। ये जो तूने बदलाव हुआ, हल्का सा जो टोन सोफिस्टिकेटेड हुई, ये इतना माइनर बदलाव है, और ये इतना स्वाभाविक है तुम्हारे लिए कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुमने ऐसा किया। ऐसे थोड़ी जानबूझ के, अच्छा कैमरा चल रहा है तो मुझे आवाज ऐसे बात करनी, नहीं। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये तो अंदर रच बस गया है। गोवा में लोग थोड़े से इस चीज में कम है, तो बड़े से बड़े करोड़पति भी तुझे ऐसे ही घूमते हुए मिलेंगे, एक्टिव वगैरह। साउथ में ये कम है पर कम है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। आदमी के मुकाबले औरतों में ये ज्यादा होती है, और आदमियों में भी बहुत है, मतलब कॉमन है कंपेयर टू आदमी औरत, क्योंकि औरत का फिर वो, उसकी सुंदरता उसका हम्म, वेपन है, फिर वो भी मैटर आ जाता है। अगर ये चीज मेरे अंदर होती और मैं यूट्यूब पर होता, हम्म, तो तुझे मालूम है सबसे पहले तो हम 50,000 लाख रुपए खर्च करके एक बैकग्राउंड गिव। तैयार करते, कि पीछे जैसे उन लोग ना 4 किताबें रख के प्रॉपर वो कर देते। फिर ऐसे थोड़ी बैठ के बात हो रही होती कि उठाऊ मुंह धोया है और ऐसे ही आ गए जी, जैसे सो के उठाऊ, बैठ के वीडियो कैमरा ऑन किया और शुरुआत कर दी। फिर तो प्रॉपर दीवार वॉलपेपर, उस पे वो एक छोटा सा मनी प्लांट, फिर 4 किताबें, बैकग्राउंड अच्छा दिख रहा है, फिर बैठ के, फिर ऐसे बैठना है, ऐसे बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, कमर सीधी होनी हाथ चाहिए, कैसे होने हाथ ऐसे होने चाहिए, ये चाहिए। बता, तभी आएगा ये।
एक ये बड़ा कॉमन हो गया ये। वो पता नहीं क्या कहते हैं कि ऐसे हाथ रखते तो दिमाग अरे होता ये है रील वालों ने ना बेवकूफ बना रखा है, सिग्मा रूल और ये रूल है ऐसे कर लो। ये तो हर आदमी की एक अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है। ये जो पब्लिक स्पीकिंग कोर्स वाले या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाले जो कोर्स बेच रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि जो आपकी नेचुरल बनावट बॉडी लैंग्वेज है वो सही नहीं है, हम बताएंगे तुम्हें सही क्या है। सबसे बड़ा सही ये है कि वो रियल है, आप उसमें करेक्शन कर रहे हो। उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी भी है, पर सबसे बड़ा सही तो ये है कि वो रियल है। आप उसको बता रहे हो ऐसे उठना, ऐसे बैठना, ये करना, वो करना। पता नहीं कहाँ कहाँ से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को दिखा देंगे, वो ऐसे करके बैठा है, वो ऐसे हाथ ऐसे रखा है। सेलिब्रिटी तो नकली होता है ना। ये जिनको दिखाते हैं बॉलीवुड स्टार या बिजनेस में भी अगर कोई सेलिब्रिटी है तो वो तो नकली है ना, उसको तो एक इमेज बिल्ड करनी पड़ रही है। ऐसे ऐसे बहुत कम बिजनेस टाइकून या सक्सेसफुल सुपर रिच लोग मिलेंगे जो परवाह नहीं करते हैं। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो रजनीकांत है, या कंपेयर टू साउथ एक्टर को ये बॉलीवुड वालों से कंपेयर कर लो और उसमें रजनीकांत को देख लो। तो हर आदमी ऐसा नहीं है कि, पर ये ऐसे लोग बहुत कम है ना। अब रजनीकांत को किसी से मिलना हो तो रजनीकांत ऐसे ही आ जाएगा मिलने, पर सोचो अमिताभ या शाहरुख खान को मिलना हो तो उनको पहले अपने मेकअप आर्टिस्ट को बुलाना पड़ेगा। भैया ये नकली दांत चिपका दे, बाल देख ले कलर है सब कुछ, कहीं वाइट तो नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा। इनको बिना मेकअप के देख लो तो 3 दिन खाना ना उतरे तुम्हारे गले से। अब रजनीकांत जैसा भी है, देखो रजनीकांत का कलर डार्क है, सब कुछ, बाल उड़ गए, गंजा सब कुछ, पर हमने उसको बंदे को रियल देखा हुआ है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं, हमने देख लिया। अब सोचो आपने अमिताभ को बिना मेकअप के देख लिया, बिना विग के। अब जिस आदमी के बाल नकली, दांत नकली इस एज में, पर क्योंकि कितना स्ट्रेस है, कितना लोड है कि जब भी आना है बाहर पब्लिक में या कोई मिलने आया है तो एक प्रेजेंटेशन में आना है। मतलब सोचो एक आदमी अपने 20 साल से तो एक दाढ़ी को मेंटेन करके बैठा हुआ है कि मेरे इतने हिस्से पे ही दाढ़ी चाहिए, यहाँ पर दाढ़ी का एक भी बाल नहीं दिखना चाहिए। तो सोचो 24 घंटे में कितनी घिसाई करनी पड़ती होगी। ले एक आदमी तो इसीलिए लगा रहता होगा, सर 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 वाइट चमक रहा है इधर, ठीक है जी करो घिसाई करो। मतलब बाल काले, दाढ़ी सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट, आपको मेंटेन कितना करना पड़ा। बाल सफेद नहीं होने चाहिए, दाढ़ी काली नहीं होनी चाहिए, और इधर कहीं दाढ़ी दिखनी नहीं चाहिए। मतलब जिंदगी तो इसी में निकल जाएगी, और निकल गई। अब इसको मेंटेन करना पड़ेगा ना। मतलब बाकी सब चलो ठीक है जी, बाल एक बार चिपका लिए चिपक गए, दांत चिपका लिए चिपक गए, पर इधर के तो बाल उगेंगे ना, रोज उगेंगे। वो तो रोज थोड़े से उगेंगे, शाइन मारेंगे सफेद सफेद। तो एक आदमी लगा होगा उस तरह लेके साथ साथ चलता होगा। जब भी चमक आई कचा। हाँ, सर चमका है सर, 2 mm बाल बाहर निकल आया है, खच मार इधर चमक। पर ये प्रॉब्लम रजनीकांत के साथ नहीं है ना। ये किसी भी उस आदमी के साथ नहीं है जो इमेज कॉन्शियस की जिंदगी जी रहा है, नहीं जीता। सबके साथ देखा है मैंने यार। मैंने ना दुबई से जूते लिए थे, क्योंकि मेरे को, मैं यहाँ से तो सैंडल में गया था जब पहली बार दुबई गया था, जब 2 महीने रहा था वहाँ। तो मुझे जिम जाना था, अब जिम सैंडल में ढंग से होता नहीं, तो मैंने तेरे को बोला वहीं से जूते ले लूंगा। मैं गया एक जगह पर और मैंने उसको बोला कि भी मेरे को जूते दे, तो मेरे को जूते ना बिना लेसेस के चाहिए थे। तो मैं ढूंढता रहा, फाइनली मेरे होटल के सामने एक मॉल था, रमाडा होटल के सामने, कौन सा मॉल था वो, उसमें जाके मैंने एक जूता देखा बिना लेसेस का। मैंने कहा कितने का है, उसने बोला कि ये ना जूता महंगा है पर डिस्काउंट के बाद आपको ये कुछ 200-250 दिरहम का पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, पर मैंने कहा यार कुछ डिस्काउंट दो। कह रहा नहीं सर ये ऑलरेडी महंगा है, ये तो हम आपको ऑफर में दे रहे हैं। मैं कहा यार इसका ना कोई नाम वाम मैंने तो सुना नहीं। कह रहे वर्ल्ड का बड़ा ब्रांड है। मैं कहा ब्रांड मुझे मालूम नहीं, मैंने तो कभी सुना नहीं, पर जूता अच्छा है, लाइट वेट है, और सबसे बड़ी बात देखिए लेसेस नहीं है इसमें। तो मैंने कहा ठीक है दे दे भाई। उसको अभी मतलब ये जूते खरीदे हुए शायद साल होने वाला है, साल हो जाएगा ये अक्टूबर में, सितंबर में गए थे तुम। हाँ, तो साल हो गया। तो लाइफ के दौरान किसी ने बोला कि आप किस ब्रांड के जूते पहनते हो, चेंग माई में था। मैंने कहा यार मुझे ब्रांड तो मालूम नहीं, उसके ऊपर एस लिखा हुआ है, तो उसने कोई नाम लिया स्केचर्स करके। मैं कहा मुझे नहीं मालूम, स्केचर्स तो मैंने थोड़ा बहुत सुना हुआ था। मैंने कहा स्केचर्स वगैरह का तो नहीं होगा, पर एस लिखा है, वो बोल तो रहा था। फिर उसने जब ये बोला,
अगले दिन मैं खाना लेने गया 7-Eleven पे, ऐसे कुछ खाने के लिए लेने गया, तो मैं ऐसे वो वहां तक चले गया मैं। कहाँ, वो कौन सी जगह है जहाँ वो हच्ची को निम्मन, सामने एक मॉल के ऊपर बड़ा सा वो ऐसे होर्डिंग लगा हुआ है स्केचर्स का। तो मैंने कहा अरे यार ये जूता तो, ये एस तो मेरे उसमें भी बना हुआ है। पर एक टाइम था कि जूते तो वुडलैंड के चाहिए। जूते वुडलैंड के, याद है वो ग्रीजी से जीन्स मंगवाई थी, कौन सी कंपनी की? बेनेटन, बैनेटन की, वहां से लेके आना मेरे लिए। बेनेटन की टी शर्ट मेरी फेवरेट टी शर्ट होती थी। अब ये ऐसा नहीं कि अब मैं कभी ब्रांडेड पहनूंगा नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। अगर मुझे अच्छा कपड़ा बिना ब्रांड के मिलेगा, अच्छा जूता बिना ब्रांड के मिलेगा, तो मैं लूंगा। अगर मुझे वो अच्छा लग रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, लाइट वेट है, सॉफ्ट है, मेरे को कंफर्ट है, तो मैं लूंगा, मुझे ब्रांड से मतलब नहीं। अगर वही चीज अगर ब्रांड में मिल रही है तो भी मैं लूंगा। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं ब्रांड के अगेंस्ट हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ब्रांड मैटर नहीं करता है, मैटर क्वालिटी करती है। वो क्वालिटी ब्रांड में निकल आए या बिना ब्रांड के निकल आए। अब अगर मैं ब्रांड के खिलाफ चल रहा हूँ तो फिर ये भी एक वो एंटी वो हो गया ना कि अरे मैं तो जिद में आ गया हूँ जी, मैं ब्रांड नहीं पहनूंगा। ऐसा, ये तो फिर भी एक तरह का लोड लेना ही हो गया। एक बार नहीं, हम लोग विशाल मेगा मार्ट में गए थे कुछ सामान खरीदने, और विंटर चल रहा था, और वहां पे सेल में एक कुर्ता मिला था 99 रुपीज का। तुम्हें वो कुर्ता इतना पसंद आया, तुमने कहा ले लेते हैं, हाँ, वो हाफ वाला हाफ लकड़ी वाला। के बटन थे हाँ, उसमें। और 99 रुपीज का वो कुर्ता मिला था, ले लिया था। फिर गर्मी आई थी तब तुमने उसको पहना, हाँ, सर्दियों में थोड़ी पहने जाएंगे। तो मैं तो वैसे भी ब्रांडेड कपड़े भी हमेशा ऑफ सीजन में खरीदता था। गर्मियों के कपड़े सर्दी में खरीदता था, जब सर्दियां शुरू होती थी 70-70% डिस्काउंट पे मिलते थे। और सर्दियों के कपड़े गर्मियों गर्मियों में खरीदता था। कितनी महंगी जैकेटें हमने, जो जैकेट 6-6 हज़ार रुपए की है, हमें 1500-1500 रुपए में मिली। आजकल एक नया टोटका, फ्रेश अराइवल, सब्जी बेच रहे हो, ताजी सब्जियां आई है जी। फ्रेश अराइवल है जी। और ब्रांड के जैसे यार, जीन्स एक तुम्हें पसंद आई थी ब्लैक कलर की, वो 6000 की थी, और वहाँ डिस्काउंट में 3000 की मिली थी। तो तुम छोड़ के भी आ गए थे, और तुमको पसंद नहीं थी, अगले दिन जाके फिर मैं लेके आई थी, पर अभी वो तुम फिर नेपाल में छोड़ फिर वो के आ गए। काठमांडू छोड़ आया था ना, क्योंकि काठमांडू वो छोड़, जिम उसमें वो जगह ज्यादा घेर रही जगह थी। ज्यादा गिर और रही। मेरे को बैग का वजन कम करना था जब मैं काठमांडू से दिल्ली साइकिल आ से रहा आए था। थे अपने। तो मैंने वो अपनी 4-5 किताबें किताबें तो मैंने उनको बोला कि ये कोई अगर आए पढ़ने हाँ, उसको दे देना। और कुछ कपड़े छोड़ आया था मैंने कहा, मुझे ऐसा लगा था कि मैं आ जाऊंगा 6-8 महीने में दोबारा। उसके बाद तो जाना ही नहीं हुआ। अब जाऊंगा मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने। अभी मैंने प्लान है मेरा एवरेस्ट पे जाने का, मतलब वो वाला एवरेस्ट टॉप पे नहीं, हम्म, बेस कैंप तक। टॉप पे जाने के लिए तो कितना 40 लाख रुपए चाहिए, और 40 लाख रुपए से ज़्यादा फिटनेस चाहिए। वो तो फिटनेस को बढ़ा रहा हूँ मैं, कार्डियो करके ज़्यादा। और उसमें भी एक अब उन्होंने रूल बना दिया है, क्योंकि मौतें बहुत हो रही थी उधर, कि अब वही कम से कम 3 पहाड़, हम्म। आपने 3 पहाड़ ऐसे चढ़े हों जो 5,000 मीटर से ऊपर के हों, तब आप एवरेस्ट के लिए। अभी वो पीछे बढ़ गए थे ना बहुत सारे लोग, ये लोग क्या है, पैसे तो हैं ही हैं, जो जोश में आ जाते थे कि हम भी कहेंगे जी हमने एवरेस्ट पे चढ़ाई करी। फिटनेस स्टेमिना इतना होता नहीं था। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं, कुछ शेरपा है जो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के भी एवरेस्ट पे चढ़ गए। 8,848 मीटर, ये 5,000 समथिंग है, 5,500 मीटर पे है बेस कैंप। बेस कैंप पे भी 12 से 14 दिन लगते हैं। वो पिक्चर है ना अमिताभ बच्चन की, अभी आई थी ऊंचाई, 4-5 बुड्ढे होते हैं, ये सब फिर जाते हैं ऊपर चढ़ने एवरेस्ट बेस कैंप। त्रिउंड में मैंने ट्रैकिंग करी थी, वो तो कितनी 1500 1500 मीटर थी शायद। शायद। 1500 मीटर थी या 1200 मीटर थी त्रिउंड। 2018 मार्च में गए थे वहां पे। मार्च में 2018 में गई थी। सांस रोक, आप आपके लंग्स मजबूत होने चाहिए। हम्म, आप कितनी देर सांस रोक लेते हो पता नहीं। वो कोरोना के टाइम पे बड़ा वीडियो चलते थे ना, 15 सेकंड रोकोगे तो गुड, 30 सेकंड रोकोगे तो बेटर, 45 सेकंड रोकोगे तो और बेटर। लेकिन सांस रोकने में दिक्कत हो रही है तो फिर आपको कोरोना हाँ, हो सकता है, ये वो। उस समय मैं चेक करता था कि मैं कितनी देर रुक रहा हूँ, तो 1.5 से 2 मिनट तो मैं आराम से रोक लेता हूँ।
तो उस दिन हार्ट बीट का क्या बता रही थी कि 200 के आसपास पहुंच रही थी मेरी। तो मैंने सोचा मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। फिर मुझे ध्यान आया कि हमने पता नहीं दुबई वाली ट्रेडमिल पे मैंने देखा था, जब वहां पर वर्कआउट कर रहे थे कहाँ पे, उस पर लिखा हुआ था कि 140 तक आपकी हार्ट बीट जाती है, तो इट मीन्स कि आपका हार्ट हेल्दी है। हाँ, तो ट्रेडमिल पे तो 200 चली जाती है। 200 तो आराम से पहुंच जाती है जब भी वर्क ट्रेडमिल आप करते हो। मैं अब वो कई ऐसे किस्से सुने ना, लोग जिम में हार्ट अटैक आ गया, तो कुछ ये हो जो गया। जिम विम वाले जो हार्ट अटैक है या कोई डीजे पे डांस कर रहा है ये सब निकल के, ये तो वो जो टीका उत्सव मनाया था जिन लोगों ने, उनके उनके साथ ये हो रहा है, या उनके साथ हो रहा है, या उनके साथ थ्रेट है होने का। अब कोई आदमी वर्कआउट ही नहीं कर रहा तो उसके साथ चांस भी कम है। चांस भी कम है। मतलब वर्कआउट या मतलब कोई भी ऐसा काम हैवी जिसमें उसकी हार्ट बीट एक लेवल से फास्ट होता है पार चली जाए। नॉर्मली जब अब कोई हम। आदमी डांस कर रहा है, हाँ। वो कितने लोग डांस करते करते मर गए, यंग लड़के 18-20 साल के। अरे अभी मैंने परसों ही एक वीडियो पिक्चर देखा था, वो कोई साइकिल पे सामान बेचता है, साइकिल नहीं और जो लूना टाइप की बाइक नहीं होती थी, ऐसी सी बाइक चला के उसको कई सामान लदा, उसकी उस पे ही डेथ हो गई। पता नहीं खड़े खड़े हुई, वो अपनी बाइक पे ऐसे लेटा हुआ है। फिर वो पुलिस आई वहां पर उसको संभालने के लिए। और एज भी नहीं ऐसी लग रही थी, 35 के आसपास की एज होगी। अभी देखना कि ये हमारे को तो वो न्यूज मिली जो ना जो पता चल रहा है। सेलिब्रिटी है, हाँ लोकल राजू कितने। श्रीवास्तव हाँ की जिम में हुई, वो साउथ के एक सुपरस्टार की डेथ जिम में हुई, वो कौन वो बिग बॉस जीता था। उसकी, ये तो वो लोग हैं जिनकी खबरें आ नोटिस हुई। जाती है। बहुत सारी खबरें तो ऐसी हैं जो जो कॉमन लोगों की वो तो आएगी नहीं ना कहीं। और वो जो हमारी ऊपर से बिल्डिंग में आदेश डेथ है, हुई, हाँ वो उसका वो भी इसी वजह से हुआ। उनका ऊपर थोड़ी से क्या। आदेश ये है कि इस तरीके से मौत हो तो आप इसको कोई भी रीजन दे दो। अगर अगर सरकार ये कहते मुझे मानना ही नहीं है, तो आप रिपोर्ट कैसे करोगे? मतलब वो रिपोर्ट होगी नहीं ना, वो तो कोई भी कारण बना देंगे पोस्टमार्टम में या किसी भी चीज में। सरकार ने ये कहा पार्लियामेंट में, ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। अब इसमें क्या कहोगे आप? जबकि एक तो पूरा इंसिडेंट ये हुआ था कि ऑक्सीजन खत्म हो गई थी वहीं पे। एक कितने मरे हाँ। हैं यार। या तो बिना कोविड के भी ऑक्सीजन की कमी से लोग मर जाते हैं। वो गोरखपुर में नहीं बच्चे कितने मर गए, 60-70 बच्चे मर गए थे। जिसने उसका खुलासा किया उसी को जेल में बंद कर दिया। एक तो ऊपर से वो मुसलमान डॉक्टर, उसको पता नहीं क्या क्या राजद्रोह देशद्रोह लगा के उसको जेल में बंद कर दिया। फिर वो बेल ली, फिर दूसरे केस में अंदर कर दिया, क्योंकि उसने बोला कि यार ये आपने पेमेंट नहीं करी वेंडर की, वेंडर ने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं सप्लाई की, उससे इतने सारे बच्चे मर गए। आप सिस्टम से नहीं लड़ सकते। स्टेट जो होती है ना, स्टेट स्टेट वर्सेस, आप स्टेट से नहीं लड़ सकते। स्टेट बहुत पावरफुल होता है। कितना भी बड़ा गुंडा हो, कितना भी बड़ा गुंडा हो, कितने लोग होंगे उसके गैंग में, सोच 10, 20, 50, 100, 200। स्टेट का सबसे बड़ा जो पावरफुल गुंडा होता है ना, वो होता है मुख्यमंत्री। उससे बड़ा गुंडा कोई हो ही नहीं सकता ना। उसके गैंग में कौन है? उसके गैंग में पूरी पुलिस, पुलिस का मुखिया कौन है? पुलिस को कंट्रोल करता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर किसके पास होगी? उसके पास तो पुलिस है पूरी। पुलिस तो हर जगह फैली हुई है, हर गली मोहल्ले में चौकी है। फिर सिर्फ पुलिस नहीं है उसके पास जैसे स्टेट लेवल पे सीआईडी होती है, और भी कई सारी एजेंसीज होती है। स्टेट से आप नहीं लड़ सकते। मतलब जो राज्य, इसीलिए गांधी जी ने भी यही बोला ना कि राज्य की स्थापना तो हिंसा के बगैर हो ही नहीं सकती। अगर किसी आप एक छोटा सा होटल चला रहे हो या कोई ढाबा चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, स्टेट से पंगा ले लिया तो उनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो वहां पे आएगा, ये कमी वो कमी ये कमी, चलो सील कर दो। कुछ भी हो सकता है। स्टेट से आप नहीं लड़ सकते। उनके पास हर तरह की पावर है। इसीलिए दो वर्ल्ड बोलते हैं ना, अंडरवर्ल्ड, ये एक अलग दुनिया होती है उनकी। कार्ल मार्क्स और गांधी जी दोनों ही स्टेट के खिलाफ थे, स्टेट के गठन के खिलाफ थे, इस तरह के स्टेट के खिलाफ। क्योंकि इस तरह के स्टेट बिना हिंसा के नहीं हो सकते। ऐसा थोड़ी कि पुलिस हिंसा नहीं करेगी, पुलिस हिंसा करती है। अब हम कहते हैं पुलिस तो जायज है भाई, चोरों को पकड़ेगी, क्रिमिनल को पकड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। पर क्या हर बार हिंसा इन्हीं लोगों के लिए होती है? उसका पुलिस का जो बॉस है, अगर वो नाराज है किसी से,
वहाँ तो पे भी पुलिस तो करने काम पड़ेंगे। करेगी ना। पुलिस का बॉस कौन है? मुख्यमंत्री। फिर सेंटर में आ जाओ तो सेंटर में जो फिर ईडी सीबीआई ये सब है। और ये कोई ऐसा नहीं कि इस गवर्नमेंट की बात है, ये हर गवर्नमेंट, दुनिया के हर देश में ये होता है। हर देश में हर देश में ये होता है। मैं तो हिम्मत मानता हूँ, इतना पावरफुल स्टेट के पास इतनी पावर होने के बावजूद भी लोग कैसे अपने गैंग बनाते हैं, कैसे इनमें अपने आदमी खड़े करते हैं। मतलब इन्हीं में से लोग अपने लिए तैयार करते हैं जो इनको खबरें देते हैं। मतलब लड़ रहे हैं स्टेट से। अगर आप नॉर्मली कोई आदमी गैंग चला रहा है या स्मगलिंग कर रहा है, उसकी कहीं ना कहीं कितनी बड़ी बात है कि यार वो स्टेट के खिलाफ खड़ा है, स्टेट के साथ समझौता कर रहा है। तो ये भी तो कलाकारी है ना कि उसने स्टेट के साथ कैसे साठ गांठ बैठाई है। सामंजस्य कैसे बैठा है। और कई तो इतने बड़े लेवल पे कि उनके तो देशों से लड़ाइयाँ चलती हैं। जैसे ओसामा बिन लादेन की अमेरिका से लड़ाई चल रही है। मतलब एक आदमी एक देश से लड़ रहा है, दुनिया के पावरफुल देश से लड़ रहा है। कभी वो ओसामा बिन लादेन को तो लोग 9/11 के बाद जानते हैं। मैं तो उसके बारे में, मेरी इन चीजों में बड़ी दिलचस्पी रहती थी, तो मैं तो उसके बारे में तब से जानता हूँ जब उसने उसने इससे पहले भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला बम लगाए थे, बेसमेंट में पार्किंग में, वो फटे नहीं थे। अमेरिका को जैसे ही मालूम पड़ता था कि ये फलानी पहाड़ियों पे है तो वहाँ मिसाइल गिराते थे। ये इनका पहले भी चल रहा था, रॉकेट लॉन्चर दाग दिया, उसने वहां पे हमला कर दिया, ये सब चलता था। वो तो पॉपुलैरिटी इसको 9/11 के बाद दुनिया जानने लगी। मैं पहले से पहले उसमें बड़ी दिलचस्पी रखता था कि ये क्या, मतलब एक आदमी एक देश से कैसे लड़ सकता है। प्रभाकरन ले लो, लिट्टे, LTTE, वो प्रभाकरन श्रीलंका सरकार से लड़ रहा है और इतना पावरफुल हो गया वो आदमी कि अपनी अलग ही वो बना कि श्रीलंका को दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ रही है उसको मारने के लिए। अगर ये हमारी जो यूपीए गवर्नमेंट थी, जब इन्होंने अपने वो कौन से लड़ाकू जहाज रिटायर किए, मतलब निकाले कि भाई अब इसकी सर्विस पूरी हो गई है, हर देश ऐसे ही करता है, तो फिर वो अपने से नीचे वाले देश को उसको बेच देता है। हमने अपनी वो वायुसेना के कुछ जहाज जो है MiG-21 है, आई डोंट नो कौन से हैं, वो जब हमने निकाले अपनी सर्विस से कि इतना टाइम था इसका हो गया, तो हमने श्रीलंका को बेचे और श्रीलंका ने उसी हवाई हमले करके प्रभाकरन को मारा। अब इसको दूसरे एंगल से देखो तो एक किसी ने अपने पति का बदला ले लिया कि इंडिया ने। अब इसको अगर आप दूसरे एंगल से देखोगे यार, गवर्नमेंट कौन सी थी, उसने वो हवाई जहाज श्रीलंका को बेचे, श्रीलंका उसी हवाई जहाज से बमबारी करता है उसके इलाकों में और वहां पर वो फिर मारा जाता है, क्योंकि वायुसेना सबसे ताकतवर और सेफ हमला माना जाता है जो हवाई हमले होते हैं। अब ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, लोगों को लड़ाई चल रही है सही गलत की, या ये है ही नहीं, ये हमें दिख रहा है। वो जो 1% लोग हैं, ये सब उनका ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इतना आपने हथियार बनाते हो, 10-10 साल तक आप हथियार बना रहे हो, 20-20 साल तक हथियार बना रहे हो, फिर उसको बेच रहे हो दूसरे देशों को। अब यूज ही नहीं होंगे तो और खरीदे क्यों जाएंगे? जब खरीदे नहीं जाएंगे तो बनेंगे क्यों? तो उनको यूज करवाना है। तो ये यूज करवाने का गेम चल रहा है। हमें जो लग रहा है कि दो देश दुश्मन है, आपस में लड़ रहे हैं, उसके जो वो 1% वाले लोग हैं ना, वो कहीं छुप करके साथ में शायद कॉफी भी पी रहे हो, हमें पता ही, हम सोच ही नहीं सकते कि जब तक लड़ेंगे नहीं, हथियार खत्म नहीं होंगे, हथियार खरीदे नहीं जाएंगे। रक्षा बजट बढ़ाने के लिए आपको डर भी तो चाहिए ना, भी डर है जी हमें ये हमला कर सकता है, इसलिए हमने अपने डिफेंस में किया चीजें बढ़ाई है। अब हम राफेल लेके आए तो हमें ये था कि भी हमारे को चीन हमारा दुश्मन, पाकिस्तान हमारा दुश्मन। राफेल से क्या अब हम क्या दूध ढो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बस ये है कि हमारे पास है, हमारे ज्यादातर हर देश का ज्यादातर सबसे बड़ा बजट जो है वो रक्षा बजट है, जबकि होना चाहिए एजुकेशन हेल्थ का बजट सबसे ऊपर होना चाहिए। वो क्या करते हैं, जरा सा डर दिखता है, इधर के बजट कम करते हैं, इधर का बजट बढ़ा देते हैं। रक्षा बजट के साथ समझौता नहीं होता है। तो ये ना सारा का सारा 1% के ऊपर के लोगों का गेम है। जैसे एक टाइम पे कहते थे कि ब्रिटेन का सूर्यास्त नहीं होता ब्रिटेन के राज में, क्योंकि उनके इतने देशों पर राज थे कि जापान में सूर्य उदय हो रहा है कहीं, मतलब हर समय उनके किसी ना किसी देश में सनलाइट रहती थी, दिन रहता था। ये वो लोग हैं, वो अपनी पनडुब्बियां या अपने जहाज रिटायर करते हैं तो हम खरीद लाते हैं, उस पर पेंट वेंट करके उस पर फिर अपना नाम चिपका देते हैं, विक्रांत और ये और वो फलाना विराट और फलाना ढिमकाना। फिर
हम रिटायर करते हैं तो हम अपने से गरीब देश को बेच देते हैं। हम उत्तरायण ही तो यूज कर रहे हैं, वो लेवल ही अलग है। वो 1% लोग, हमें लगता है हमारे देश को प्रधानमंत्री चलाता है, प्रधानमंत्री को लगता है कि अमेरिका चला रहा है, अमेरिका को लगता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति चला रहा है। इन सबको चला तो पीछे वही 1% लोग रहे हैं जो पर्दे के पीछे हैं, उनको हाईलाइट नहीं होना है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी अपना जो टोटल नेटवर्थ है वो उनके देश के जीडीपी से भी ज्यादा है। सोचो, और वो गुमनाम है। एक मेरी डैडी कहावत बोलते थे, नंगू के गड़वी बार बार हग्गन गई। नंगू के गड़वी बार बार हग्गन गई, ऐसी कहावत है उनकी, होगा भिंड भिंड में, एमपी में कहते होंगे। तो मैंने पूछा इसका मतलब क्या है, कहते हैं नंगा आदमी होता है ना, उसके पास लोटा आ जाता है, तो बस वो बार बार अब वो लोटा दिखाए कैसे, तो वो बार बार हगने जाता है लोटा लेकर के खेतों में, कि लोगों को दिखाऊं कि भी मेरे पास लोटा आ गया है नया। तो नंगू के गड़वी बार बार हगन गई, उसका गड़वी आ गई तो वो बार बार लोगों को दिखाने के लिए खेतों में ही जाता रहता है। तो हमारे यहाँ भी नंगू के गड़वी बार बार हगन गई। वो 10 दिन तक तो शादी का उत्सव चला। यहाँ आम लोगों में भी देख लो उसको, आम, ये तो चलो अलग लोग हैं, ये जो आम लोग जो कीड़े मकोड़े इनकी बात कर रहा हूँ, ये लोग शादी फिक्स हो रही है घर में किसी की तो पहले ही ढूंढ रहे हो शादी करनी, इतना बजट है, इतना खर्चा है, हाथ टाइट है, ये है वो। ये रोना नहीं रो रहे, एक्चुअली में इनको बताना है, बताना है। अभी मेरे 2 दोस्तों ने गाड़ी खरीदी, शोरूम में जाके गाड़ी खरीदी, फैमिली के साथ गए। एक भाई साहब ने फेसबुक पे फोटो नहीं डाली, पर पहले डाली थी जब पहली गाड़ी ली थी, इससे पिछली वाली चेंज करी थी, इस बार नहीं डाली। मैंने कहा फेसबुक पे नहीं डाली, पर पता तो सबको है ही है। अगर आप लोगों को बताना ही नहीं चाहते तो गाड़ी तो आपकी पिछली भी सही थी, बढ़िया चल रही थी, इसको खरीदा क्यों? अगर कोई ये कहे कि यार मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है बार बार, या दिखने में बहुत गंदी पुरानी हो गई है, तब मैं गाड़ी चेंज कर रहा हूँ, तो समझ में आता है। आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया ब्रांड की है, बहुत बढ़िया चल रही है, 3 साल 5 साल में गाड़ी खराब नहीं होती, खुद आप चला रहे हो, आप क्यों गाड़ी चेंज कर रहे हो? कि लोग नोटिस कर रहे हैं, स्टेटस की वजह से तो चेंज कर रहे हो। सही बात। हिंदुस्तान में नैनो क्यों फ्लॉप हुई? इसी वजह से कि नैनो लेना तो शर्मिंदगी की बात है। अब ये भी देखो कमाल की बात है, टाटा की नैनो है और टाटा की 50 लाख की भी गाड़ी आ रही है। अब एक 50 लाख की गाड़ी खरीदने वाला और वहीं पर नैनो वाला भी पहुंच जाए, दोनों आपकी टाटा की गाड़ी है। वो कहेगा मेरी भी टाटा की है। अरे 200-250 रुपए का पिज्जा मंगवाते हैं ना, तो घर पे चाहिए, लेट होने पर फ्री में चाहिए, या लेट होने पर उसको भाषण देंगे, डांटेंगे कि लेट कैसे हो गया। और 10-10 15-15 लाख की गाड़ियां लेने के लिए आप शोरूम में खड़े हुए। क्या हुआ जी, गेट पास बन रहा है, फिर वो उन्होंने वो पंडित रखा होता है, अब तो अधनंगा भी नहीं कह सकते क्योंकि वो कुर्ता पहन के रखता है, वो आरती उतारने गेट पे आ जाएगा, सर डिक्की चेक कर लो सर। वो आया था जब हमें गाड़ी देने, कह रहा है सर प्लीज मना मत करना, एक बार हमारी फॉर्मेलिटी है, आपको नीचे आके गाड़ी चेक करवाने के बाद ही हम जाएंगे, अब नीचे तो आ जाओ आप। मैं कहा ठीक है नीचे आता हूँ। पड़ोसी तो उससे पूछ रहे थे कि किसकी किसकी गाड़ी आई है। आपस में बात करें किसके यहाँ आई है गाड़ी, यही नहीं पता। ये ना क्या होते हैं ऐसे छोटे छोटे रेफरेंस। यार मैं आज ही मोती को याद कर रहा था, मगर मोती नहीं दिखा मुझे, मैं जब से आया हूँ बिल्लू तो दिख गया था, अभी जा रहा है मोती, हो जाएगा। रुक गया बीच में ब्रिज पे। ये छोटे छोटे रेफरेंसेस ना आपको जिंदगी में मजबूत बनाते हैं। हमने ये कितने 9 लाख की गाड़ी थी, हमने अपने घर में मंगवाई, घर पे डिलीवरी हुई, हम बैठे हुए ड्राइंग रूम में, वो आया बंदा चाबी दे रहा है, सर ये आपकी गाड़ी।
वो स्टेशनरी का काम जब हमने बंद किया बिग बाजार के साथ, 2-2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट घर में बैठे बैठे आ रहा है। नहीं करना जी। जब 2-2.5 लाख को मना किया, आज हम 20-25 लाख, या अब तो उससे भी ज्यादा हो गया। अब तो चेक ही नहीं करते हम मेल, रिप्लाई भी नहीं करते। लाखों रुपए की हम ध्यान ही नहीं दे रहे उसकी तरफ। रेफरेंस है ना, पूरी जिंदगी रेफरेंस के आधार पे चलती है, नेगेटिव आदमी की भी, पॉजिटिव आदमी की भी। हमारा दिमाग जो है ना वो रेफरेंस पे काम करता है, उसकी कंडीशनिंग ही रेफरेंस बेस पे होती है। पिछला जो भी घटना घटी है उसके हिसाब से वो अगली घटना को डिजाइन करता है, और ऐसे करते करते में एक चेन ऑफ रिएक्शन समझो, या जो भी वो पैटर्न बना लेता है, एक एटीट्यूड आता है, अंदाज। देख वहां जाके बैठ गई गार्डन में। इधर भी घास वास उग जाए ना थोड़ी, ये जो खाली जगह पड़ी है। अभी बारिश कम हो जाएगी ना, अब तो हो ही गई। खैर पौधे वौधे लगाएंगे जरूर। अभी पानी गिरता है ना, सब खराब हो जाता है। इसमें गेंदे के फूल आएंगे, आ तो रहा है। कलियां आ तो गई हैं। ये जब लाती हूँ ना तब तो लगे ही होते हैं, जब तक दोबारा अपने आप से नहीं खिलते ना तब तक मुझे शांति नहीं पड़ती। अब जाके इसमें जब अपने हम आप आए से थे यहाँ कितने फूल खिलते कितने थे, और फूल थे। वो आके तोड़ के पूजा के लिए ले जाते थे। मैंने पौधे लगाए ना, मैंने उनको पूछा था, मैंने कहा भैया मैं फूल के पौधे लगाऊंगी, बस कोई तोड़ेगा तो नहीं। कह रहे नहीं, अब तो गेट बंद रहता है। मैं कहा नहीं, वो तो पहले भी रहता था, पर कोई नहीं, कह रहे नहीं तोड़ेगा। अब खैर कोई आता ही नहीं। अब तो समझ गए धीरे धीरे कि प्रॉब्लम होती है फ्लावर तोड़ने से। है सागर की लहरों वो कह रही थी, कह रही ये भी कटवा देंगे, आते हैं आंगन तक आ गया ठहरो। ये वो। मैंने कहा नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं रख कटवाना, ऐसे ही रखो हमें इसे। नहीं कुछ कटवाना, हाँ हमारे तो ऐसे ही। हम गार्डन क्यों नहीं मेंटेन करते, क्योंकि नेचुरल फल हाँ, बढ़ने दो ना, नकली थोड़ी बना देना कि नकली शेप से। देने के नाम पे। हाँ, कटिंग वटिंग तो करना पड़ता। जैसे ये जो लुटियन जोन से हम गुजरते थे जी, ये मंत्रियों के घर है, बाहर से हम देखते क्या गार्डन है, पत्ता है कि कटा हुआ है, तो शेप ये में क्या है। कर रहे हो यार, हाँ, ये नेचुरल थोड़ी है। हाँ, आपने उसको जंगल काट ही नेचुरल दिया। होते हैं, गार्ड जो बाग होते हैं वो नेचुरल थोड़ी होते हैं, उसको तो मतलब काट के आप आर्टिफिशियल खूबसूरत बनाते हो। इसलिए मुझे ये कटाई छटाई पसंद नहीं है, जो जैसा बढ़ रहा है बढ़ने दो। वो कही थी इसे धूप रुकेगी, वो मैंने अभी कहा यही कुछ कोई भी हो। कोठी वाला आ जाए, वो जो कोठियों में रहते हैं, वो उस माली को बुलाएंगे, वो आके पत्तों की काट छाट करेगा, शेप डिजाइनर देगा बनाएगा। या नहीं, वो ये हमारे हमारे, नेचुरल है, कोई कहीं बढ़ रहा है, कोई कुछ हो रहा है। वो वहां ऊपर घूम के कभी ऐसे आ जाते हैं, कभी ऐसे। ये नहीं आते, ये पूरा ऐसे बालकनी कवर हो गई थी। ये इस तरह के डॉग्स, जो भी स्ट्रे डॉग्स होते हैं, मैनिपुलेटिव बहुत होते हैं। इन्हें पता है कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ रहना है। सीख जाते हैं ना ये। डिप्लोमेटिक भी बन जाते हैं, मैनिपुलेटिव भी बन जाते हैं। चलो आज की चाय पे चर्चा इतनी बहुत है, बहुत ज्ञान दे दिया। एक आदमी बोल रहा है, एक ने ना कमेंट लिखा मुझे, पता नहीं कल वाले वीडियो में, परसों वाले वीडियो में, अबे जल्दी बोलना। मैंने उसको रिप्लाई किया, पनवेल निकल। मैंने पनवेल निकलना है क्या, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक ने एक वीडियो के नीचे बोला कि यार इनकी चाय पे चर्चा 1 घंटे तक चलती है, हाँ, मेरी चाय तो 2 मिनट में मिनट खत्म हो खत्म हो जाती। जाते हैं। किसी ने रिप्लाई किया, भाई साहब आपका सब कुछ 2 मिनट में खत्म हो जाता है, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। कहाँ से आती है ये क्रिएटिविटी, कहाँ से आते हैं ये लोग। चलो दोस्तों, ओके, गुड बाय, थैंक यू। आज हमने फ्रंट कैमरा नहीं, रियर कैमरे से बनाए चाय पे चर्चा। चलो इनको गार्डन भी दिखाई दे। गार्डन में क्या दिखाना यार, ये साइकिल को ना, इसको मतलब ऑयल वगैरह डाल के इसको रखो। ये साइकिल 7,000 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई है, इसको प्रॉपर साफ करके देख, जंग भी लग रही है यार। अभी ऑयलिंग करते इसमें हैं ना इसमें। प्रॉपर ऑयल वगैरह डालो इस साइकिल को। ये इसके तो लाखों रुपए की बोलियां लगने वाली हैं, और हम फिर भी नहीं बेचेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी ये साइकिल चली, और काठमांडू से दिल्ली। काठमांडू से दिल्ली, और फिर गोवा में भी मैंने चलाई थी। 1000 किलोमीटर। 1,000 पूरे नहीं हुए थे। हाँ, 1000 का तो पूरा था वो। काठमांडू से दिल्ली में मैंने 1,500 के करीब किलोमीटर चली थी, और कश्मीर टू कन्याकुमारी में 4,384 किलोमीटर।
ये दिल्ली साइड में नर्सरी में ऐसे ही मतलब बिकते हैं महंगे ये। यहाँ पर गोवा में क्या है कि ये ऐसे ही आपको सड़कों पे उगा हुआ मिल जाएगा, ये वाला, ये जो है। ये प्लास्टिक हटाना, ये दो हाँ दो अभी तीन क्लीन पड़े हुए करते हैं। हैं यहाँ पे सारे। ये बैम्बू ट्री, हमारे डॉग का है ऊपर सारे, हम्म। बिल्लियां भी ऊपर। चलो